हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सएआईएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिहाज से। तो जो भी आर्टिकल है उनका जो भी समरी है, जिस्ट है, वो हमने आपका जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसी के साथ सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है कि ये कैसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो ये जो पहला आर्टिकल है इसमें आपका रिगार्डिंग G20 बात किया गया है, लेकिन जो G20 है वो मेन मुद्दा नहीं है। इसमें मेन मुद्दा जो है वो मल्टीलैटरलिज्म क्या है और मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर अभी यूएस का जो भी स्टांस है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, और अभी जो भी प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसीज देखे जा रहे हैं, ट्रेड वार देखे जा रहे हैं, एक डी ग्लोबलाइजेशन का माहौल देखा जा रहा है। ओके, सर्ज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो देखा जा रहा है, तो वो कैसे मल्टी जो लैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे डाइल्यूट कर रहा है। ओके, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आर्टिकल आया है इसके रिगार्डिंग कि अभी जो G20 का समिट होने वाला है, आपका फॉरेन मिनिस्टर लेवल का जो मीटिंग होता है वो जोहान्सबर्ग सिटी में होने वाला है, साउथ अफ्रीका का। तो इसमें अभी यूएस ने कहा है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के अगेंस्ट आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया है अगेंस्ट इज़राइल कि इज़राइल ने जो भी आपके जिनोसाइड किए हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, उसके रिगार्डिंग। तो इसी के वजह से अब क्या है, ये एक रीज़न है कि यूएस G20 के इस फॉरेन मिनिस्टर मीट में अटेंड नहीं करेगा। ओके, तो इससे क्या होता है, अभी ये चीज़ें सामने निकल के आती है कि आपका जो ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म है, ओके, वो कैसे आपका डाइल्यूट हो रहा है। ओके, या फिर जो मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें मल्टीलैटरलिज्म क्या है, ओके, मल्टीलैटरलिज्म के की प्रिंसिपल्स क्या है, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, कोऑपरेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर। ओके, तो एग्ज़ाम में क्या है, अभी ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि यूएस ने जो डिसीजन लिया G20 से के फॉरेन मिनिस्टर मीट को अटेंड नहीं करने का, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके मल्टीलैटरल जो भी फोरम्स है उसमें डेवलप नेशंस का जो अभी आपका एक स्केप्टिसिज्म देखा जा रहा है। ओके, उनका जो पार्टिसिपेशन वो विड्रॉ हो रहा है, जैसे आप WHO से विड्रॉल देख सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉल देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक मोटा मोटा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके, तो टॉपिक क्या रहेगा, मल्टीलैटरलिज्म रहेगा। ओके, तो मल्टीलैटरलिज्म में अभी कैसे मल्टीलैटरलिज्म कैसे डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। यूनिलैटरल डिसीजंस बाय, आप देख सकते हैं यूएसए, स्पेशली ट्रम्प एरा में जो देखा जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि मल्टीलैटरलिज्म क्या है। ओके, फिर मल्टीलैटरलिज्म में कौन कौन से चैलेंजेस हाल फिलहाल में देखे जा रहे हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है। ओके, तो ये न्यूज़ क्या है, मल्टीलैटरलिज्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इस न्यूज़ का इसमें थोड़ा सा समरी बताते हुए हमने आपको मल्टीलैटरलिज्म क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है मल्टीलैटरलिज्म में, वो सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। जैसे मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट चैलेंज क्या है, नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है। ओके, या फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है मल्टीलैटरलिज्म के जगह पे। ओके, पावर इम्बैलेंस देखे गए हैं, इनएफिशिएंसी देखा गया है, फिर राइजिंग ऑफ यूनिलैटरलिज्म। ओके, देश अपने ही हिसाब से अपने हित के लिए काम कर रहा है। तो ये कैसे, जो एक मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है जो बात करता है आपका इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, कोऑपरेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, उसको कैसे चैलेंज कर रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, इंडिया का जो भी पॉइंट है वो भी मेंशन किया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी सभी चीज़ें इसमें दी है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप तो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं ना, तो पोटेंशियल सिविल सर्वेंट है आप, तो इन चीज़ों को क्या है, हम आपको रेडी करके दे रहे हैं, तो आपको अपने तरफ से पढ़ना है। ओके, बाकी ये जो भी हमें समराइज़ करना है वो हम आपके समक्ष कर रहे हैं। और कुछ भी आपका पकड़ लीजिए डाउट रह जाता है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी जो PDF होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट इंडियाज़ री पोजिशनिंग
ऑन क्लाइमेट। ओके, तो जो क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग हमारे जो भी पॉलिसीज़ है, ओके, या फिर जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है, उसमें हम कैसे अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, अभी जो भी हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, इसमें हम सभी को पता है, अगर हम इसका हिस्टोरिकली देखें तो इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नेशंस को जाता है। लेकिन अभी जो आपके इमिशन देखे जा रहे हैं परसेंटेज के वाइज में, डेवलप नेशंस ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं अभी भी। ओके, तो इसके लिए क्या है, अभी हमारे जैसे देश, जो देश अभी भी क्या है आपका डेवलपिंग स्टेटस में ही है, तो हमें अगर डेवलप करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ है उसके पैरेलली हमारे इकोनॉमिक रेजिलियंस को भी हमें देखना होगा। ओके, तो हम एक ही दिन में या फिर कुछ सालों में हम जो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके, उसको हम फेज़ डाउन या फिर फेज़ आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम धीरे धीरे ही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ही अपना इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इंश्योर करना है, और पैरेलली हमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी एक्सप्लोर करते रहना है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सप्लोरेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो पैसे आने के लिए हमें पहले अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। इसीलिए हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है वो 2070 को है, और हमारा जो डेवलप नेशन का जो हमारा गोल है या फिर विजन है वो 2047 को है, 2047। तो तब तक हमें क्या करना है, आपका जो भी हमारा पोजीशन है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसको बड़े ही माने ध्यान से बैलेंस में रखना है, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ ना कर ले। ओके, क्लाइमेट के ऊपर भी ध्यान देना होगा, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना होगा। जब डेवलपमेंट करेंगे, जब कमाई होंगी, तभी तो हम ट्रांजिशन कर सकेंगे। हमारे लोगों को विदाउट एम्प्लॉयमेंट, ओके, और एक आपका डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ हम ये सब अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैंने पढ़ा पूरा आर्टिकल, तो आप अपने आप से पढ़िएगा, बहुत सारी इंसाइट्स आपको मिलेंगी इससे। और इसी के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओके, आपका जो मराइन इकोसिस्टम है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, मराइन जो इकोसिस्टम है, मराइन में जो फ्लोरा फोना है, ओके, आपके जो फिश है, कोरल है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये दोनों क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आर्टिकल है, इसीलिए मैंने हमारे टीम ने इसको इसमें एक साथ जोड़ दिया है, और दोनों का जो आपका जिस्ट है, समरी है, वो बहुत अच्छी तरह से लिख दिया है। ओके, समरी भी नहीं कह सकते, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ही दिया गया है। ओके, अच्छी तरह से समराइज कर दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के सारा चीज़ समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है दी अदर प्रवासी। तो प्रवासी मतलब हमारे जो डायस्पोरा है। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो हमारे बाहर में जो डायस्पोरा है, उसमें अभी दो तरह के डायस्पोरा देखे गए हैं। एक जो आपके लीगली माइग्रेट कर रहे हैं विथ आपके प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वीज़ा, ओके, और एक जो आपके अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स है, जिनको अभी यूएस से चंद लोगों को डिपोर्ट किया गया है और बहुत सारे डिपोर्ट करने हैं। तो ये उसी रिगार्डिंग बात कर रहा है कि जो अदर प्रवासी है उनका एक तो माइग्रेशन का रीज़न क्या है, ओके, और वो माइग्रेशन के रीज़न क्या है, रीज़न के बाद आपके उनको क्यों वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ओके, डिपोर्ट होने के बाद वो जब हमारे देश में आएंगे तो उनको कैसे फिर रिहैबिलिटेट किया जाएगा। ओके, और एक जो आपका डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स के बीच में, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ये भी काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, आपको काफ़ी नॉलेज देगा, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें इस बार के जो एग्ज़ाम, आने वाली एग्ज़ाम है, वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन, ओके, माइग्रेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रीज़न पूछे जा सकते हैं, सिटीजनशिप के डिफरेंट आपके प्रोविजंस क्या है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, जो माइग्रेंट्स वापस लौट के आए हैं, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, ओके, उनको कैसे उनका इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी उनको दिया जाए, तो उसी रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है आपका डेटा प्राइवेसी को लेके और डेटा सिक्योरिटी को लेके। ओके, तो अभी देखा इसमें स्पेशली आपके डेटा प्राइवेसी का जो कंसर्न है या डेटा सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो स्पेशली जो हमारा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसको लेके ये आर्टिकल बात करता है कि आप जो भी डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, ओके, लगभग बहुत सारी जो हमारी पेमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो जब कोई प्रोडक्ट फ्री होता है ना, तब जो आदमी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है वही एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो वही उसी चीज़ को ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि आज हम लोग फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट पेमेंट्स करते हैं। तो उसमें क्या है, कोई एक दो चीज़ में कॉस्ट आपका फ़ी लगता होगा प्लेटफॉर्म फी, लेकिन लगभग सारी पेमेंट ही ट्रांजैक्शन से क्या होती है, फ्री होती है, उनमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ये जो भी आपके आपके थर्ड पार्टी जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर है जैसे जी पे हो गया, तो इन लोग क्या करते हैं, हमारे जो डेटा है वो आपके मार्केट में दूसरे लोगों को सेल कर देते हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई बैंकिंग सेक्टर में ये डेटा इसको सेल कर दिया जाता है और उससे वो एक मोटा पैसा कमाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है पर्सनल डेटा है वो ब्रीच हो जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल पर्सनल डेटा है वो ब्रीच होता है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओके, और इसी के साथ क्या है ना, इस आर्टिकल में हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो क्या कहता है। ओके, अभी जो रिसेंट में हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो रूल है, ड्राफ्ट रूल है, वो क्या कहता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है इसमें। और इसी के साथ आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इसमें दिखाया गया है कि चाइना का पर्सपेक्टिव कैसा है, चाइना में कैसे ये जो भी आपके पर्सनल डेटाज़ है, फाइनेंशियल डेटाज़ है, कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, उस रिगार्डिंग इसमें चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये आप क्या है, एग्जांपल में आप दिखा सकते हैं कि चाइना ने ऐसा रेगुलेटरी मेजर्स लिया है, यूरोपियन यूनियन ने ऐसा रेगुलेटरी मेजर्स लिया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मैंशन की गई है विथ डेटा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो रिसेंटली क्या किया है आईआईटी मद्रास ने, ओके, रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा है उन बच्चों के लिए या फिर उन छात्रों के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस दिखा रहे हैं। ओके, और अभी क्या है, हमारे देश में एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसी धारणा है कि लोग या तो जो लोग खेलते हैं वो नहीं पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वो खेल कूद में अच्छे नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ को, ये जो भी हमारा एटीट्यूड है, ये जो भी माइंडसेट है, इसको ब्रेक करने के लिए एक अच्छा स्टेप लिया है कि जो भी प्लेयर है जिन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेला है, मेडल जीते हैं, उनके लिए क्या है, आपके स्पोर्ट एक्सीलेंस एडमिशन का एक स्कीम रखा गया है और ये लिया है बाय आईआईटी मद्रास ने। तो काफ़ी आपका ये अप्रिशिएबल स्टेप है। ओके, कि कैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो भी क्या है, फर्दर अपनी जो हायर स्टडीज़ है उसको कर सकते हैं और कैसे हम स्पोर्ट्स को और एकेडमी को लिंक करके एक बच्चे का आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसका जो भी पोटेंशियलिटी है उसको हम लोग एकेडमी के फील्ड में भी क्या कर सकते हैं, फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। काफ़ी आपका इंसाइटफुल आर्टिकल है और ये जो भी मॉडल है हमें क्या है, सिर्फ आईआईटी में ही नहीं, आईआईटी के अलावा भी एनआईटी, आईआईएम, एम्स, ओके, और स्कूल करिकुलम में हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी करिकुलम में भी हम इन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जो भी एडमिशन दिया जाएगा आपका स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन स्कीम में, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर खेल रहा है, उसका एकदम ही परफॉर्मेंस पढ़ाई में ख़राब था तो उसका एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए क्या है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 1 मेडल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट होना पड़ेगा, फिर 75% प्लस आपका क्लास 12 में बोर्ड के एग्ज़ाम में आना पड़ेगा और फिर JEE एडवांस उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी एडमिशन होगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्लानिंग सोशल सिक्योरिटी कवर फॉर गिग वर्कर्स। तो अभी रिसेंटली हमने बजट में देखा कि जो गिग वर्कर्स है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो PM आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो चीज़ें एक्सटेंड की गई है गिग वर्कर्स के लिए और इसी के साथ उनको एक आपका आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा ताकि वो क्या है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से उसका जो बेनिफिट है उसको अवेल कर सके। तो ये आर्टिकल भी अगेन क्या है, सोशल
आपका जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सॉरी, जीएस पेपर 2 पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप इसको फर्दर लिंक करके पढ़ सकते हैं, और ये एग्जाम में आते रहता है। ओके, गिग प्लेटफॉर्म के बारे में आते रहता है। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जैसे जोमेटो में, स्विगी में, ओके, फिर फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में, या फिर जो भी आपके और ओला है, उबेर है, तो ये सभी इसमें जो भी वर्कर्स एंगेज्ड है, इन्हीं को गिग वर्कर कहा जाता है। ओके, तो इनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो क्या है? एम्प्लॉयर के द्वारा ज़्यादा इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या फिर बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, अभी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, क्योंकि ये एक राइजिंग सेक्टर है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। ओके, और आने वाले समय में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, तो ये सेक्टर क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो आर्टिकल है वो किस रिगार्डिंग बात करता है, हाउ पीस कैन ट्रांसफॉर्म वेस्ट एशिया फॉर गुड। ओके, तो ये वेस्ट एशिया में जो भी पीसफुल सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपका जो इज़राइल और पैलेस्टीनियन इशू है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो कैसे हम जो भी पीस है वहाँ पे आपके ला सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। फिर अभी इसके पहले भी हमने 2-4 बार इसी रिगार्डिंग डिफरेंट आर्टिकल देखा था कि ट्रम्प साहब का क्या सजेशन था, उन्होंने कैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा था, और उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बात किया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको वहाँ से गाजा से रीलोकेट करके जैसे इजिप्ट जैसे देशों में ट्रांसफ़र करने का बात किया था। तो ये भी एक क्या है, अभी आपका एक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वेस्ट एशिया के डिफरेंट नेशंस जो है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, ओके, टर्की है, इजिप्ट है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जो यूएन का पुराना जो 2 स्टेट सल्यूशन था, ओके, जो 1948 के बाद आया था, तो उस 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में ही बात किया जा रहा है कि एक आपको क्या है, लॉन्ग लास्टिंग पीस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और इंडिया के लिहाज से भी। ओके, तो इसको क्या है, ठीक करना, जो भी प्रॉब्लम है वेस्ट एशिया में उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है फॉर परपेचुअल पीस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। ओके, तो कौन से रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं, ओके, कौन से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस देखे गए हैं, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके सर, सऊदी अरेबिया, यूएई का क्या स्टैंड है, ओके, ईरान का क्या स्टैंड है, ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ इन्फ्लेशन थ्रेट रिसीडेड, तो क्या इन्फ्लेशन का जो थ्रेट है वो क्या कम हो गया है क्या? तो इसमें क्या है, अभी हाल फिलहाल में जो भी बजट में टैक्स कट दिए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। और इसके उपरांत हमारा जो इन्फ्लेशन है वो देखा जा रहा है कि बहुत एकदम हट्टी ज़िद्दी हो गया है, कि वो कम ही नहीं हो रहा है, और स्पेशली जो आपका फूड इन्फ्लेशन है। तो अभी जो टैक्स कट दिया जा रहा है, तो टैक्स कट से क्या होगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ने लगेगा तो आपका क्या है, जब भी कंजम्पशन बढ़ता है तो आपका प्राइस का जो भी गुड्स है उसका प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ते ही सप्लाई कम होने लगता है। नो डाउट आपका प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन होने के उपरांत भी क्या है, कंजम्पशन बढ़ने लगता है, तो चीज़ों का प्राइस महंगा होने लगता है। ओके, तो इसमें अभी ये चीज़ कहा गया है कि पहले तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, ग्रोथ को इंश्योर करना ज़रूरी है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी फेल कर जाएगी। ओके, तो अभी रिसेंटली ये बात चल रहा है, और आज भी न्यूज़ में मैंने देखा कि जो आरबीआई है उसने 25 बेसिस पॉइंट जो रेपो रेट है उसको कम किया है। तो अभी उससे क्या है, जो भी लोन है वो चीप हो जाएंगी, तो ये लोन क्या है, कंज्यूमर को चीप लोन मिलेगा, तो उससे कंजम्पशन फिर फर्दर बढ़ेगा, और जो इन्फ्लेशन है वो फर्दर आगे बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है, हमारा ग्रोथ को हैम्पर होगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, और बाकी जो भी इनसाइट्स है इसमें मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है।
तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग एआई रेगुलेशंस। तो कैसे एआई को रेगुलेट किया जा रहा है बाय आपका यूएसए, बाय चाइना, बाय यूरोपियन यूनियन। ओके, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है और इंडिया को कैसा स्टैंड लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, एक तो हम एआई का यूज़फुलनेस देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट सेगमेंट में एआई कैसे मददगार हो सकती है। तो इसी के साथ हमें क्या है, एआई को रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। तो कैसे इसको रेगुलेट किया जाए उसी रिगार्डिंग ये जो आर्टिकल है ये बात करता है। तो ये अगेन क्या हो जाता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अगेन बात करता है अबाउट ट्रम्प्स गाजा आउटरीच। ओके, तो ट्रम्प साहब ने जो भी गाज़ा में जो भी पैलेस्टीनियन है उनको लेके उनके सेटलमेंट को लेके जो भी स्टेटमेंट दिया रीलोकेशन का, उसको लेके एक आउटरीच देखा जा रहा है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये आर्टिकल और इसके पहले अभी जो देखा था हमने, शायद कौन सा था, हाँ ये आर्टिकल। तो ये सभी आर्टिकल क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। ओके, फर्दर इसमें आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो ये सब आप छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा। ओके, और इसी के साथ जो ये वाला आर्टिकल है, ये जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, तो ये आर्टिकल जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेजिम से जो यूएसए विड्रॉ कर चुका है, जिसको ओईसीडी ने डेवलप किया था, उसी रिगार्डिंग ये टॉपिक बात करता है। ओके, कि कैसे आपका जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है, ओके, या फिर प्रॉफिट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए ही ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात किया गया था। ओके, तो इससे अभी क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रजीम अगर आता है तो इससे ज़्यादातर जो टेक कंपनीज़ है, जो भी आपके एमएनसीज है, जैसे गूगल हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, अभी यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने अपने आप को विड्रॉ करा लिया है इस डील से। ओके, तो इसका क्या रेमिफिकेशन होगा इन फ्यूचर, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। और कैसे जो भी एमएनसीज है वो कैसे टैक्स अवॉइड करती है, ओके, कैसे अपना जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट कर लेती है टैक्स हेवन में। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये क्वेश्चन, इस टॉपिक रिगार्डिंग क्वेश्चन भी इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है, क्योंकि पास्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें सोल्यूशन क्या है, ओके, कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग सेबी। ओके, सेबी एज वेल एज आपका कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम एल्गो ट्रेडिंग। ओके, तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें आपके पावरफुल कंप्यूटर यूज़ करके, ओके, उसमें एल्गोरिदम यूज़ करके क्विक बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है, जिससे क्या होता है, जो मार्केट है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन देखा जाता है, वॉलेटिलिटी देखी जाती है। तो इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और आज के समय पे आप देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट जो ऐप है, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इससे क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, कैपिटल मार्केट में। तो उसको अभी उनका जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का जो दायित्व है वो सेबी पे जाता है। तो अभी सेबी क्या कर रही है, कैसे सेफगार्ड कर सकती है, उसी रिगार्डिंग ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, क्या स्टेप्स लिया है सेबी ने और क्या लेने वाले हैं, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, सीधा सीधे प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। ओके, और स्टेटमेंट वाइज में। ओके, और फिर मेंस में पूछ लिया जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कैपिटल मार्केट में, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछ सकता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है कि कैसे अभी जो रिसेंट बजट आया उसमें इंडिया शिप बिल्डिंग में फोकस कर रहा है, बजटरी एलोकेशन भी दिया है। तो कैसे हम लोग इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर बन सकता है, उससे हमें कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कैसे हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो आने वाले समय के लिए, आने वाले प्री मेंस के लिए ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बुलेट पॉइंट के फॉर्म में मेंशन कर दी गई है, जो आप सीधा सीधी आंसर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इस पॉइंट को
पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपका लाइट टच बट यूज़फुल रेगुलेशन। ओके, तो हमारा जो भी इकोनॉमी है तो उसमें जो रेगुलेशन होगा उसको लाइट टच रेगुलेशन करने के लिए कहा गया है। जो रेगुलेशन है वो लाइट होना चाहिए। बहुत हैवी रेगुलेशन होने से क्या है, बिजनेसेस को नुकसान झेलना पड़ता है और जो इन्वेस्टर्स है वो डिस्करेज हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए लाइट टच बट यूज़फुल रेगुलेशन के बारे में बात किया गया है। तो हमने देखा ही था इकोनॉमिक सर्वे 24-25 क्या कर रहा है, डीरेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है और डिफरेंट जो भी रिनाउंड जो भी पर्सनालिटीज़ है जो आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, उनका भी आर्टिकल में हमने देखा है कि डीरेगुलेशन के बारे में लगातार चर्चे में रहा है। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल आने वाले समय के लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। सभी चीज़ें इसमें मेंशन की आप देख सकते हैं, सब पॉइंट वाइज है इसमें। ओके, एकदम रेडी है एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ आपको ये भी इसका ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए आपको ये चीज़ें मेंशन कर दी गई है, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया विल मिटिगेट चाइनाज थ्रेट विथ शियांग प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी शियांग प्रोजेक्ट क्या है, तो जो रिवर है, ओके, हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपका ओरिजिनेट होता है चुमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो उस ग्लेशियर से निकलने के बाद ये तिब्बत होके, जब तिब्बत में ये गुजरते रहता है तब इसका नाम हो जाता है यारलुंग सेंगपो। तो ये जो यारलुंग सेंगपो है, यारलुंग सेंगपो में चाइना डैम बिल्ड कर रहा है। तो उस डैम से क्या है, हमारे जो वाटर सिक्योरिटी है उसमें थ्रेट आ जाता है। ओके, या फिर फ्लड के रिस्क रहते हैं। तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या है, हमें भी उसमें उस चीज़ों को टैकल करने के लिए डैम बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो वही डैम हम कहाँ बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के सियांग रिवर में। तो ये सियांग रिवर जो यारलुंग सेंगपो है तिब्बत का वही रिवर है, इसको अरुणाचल में सियांग कहा जाता है और इसी रिवर को आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ओके, तो कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाए जा रहे हैं और ये कैसे हमारा जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसी रिगार्डिंग यह आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है। ओके, और इसके उपरांत भी जो इसमें और ऐड हो सकता है इसमें वो भी मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है ऑन दी अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट। तो एड हॉक जजेस क्या होते हैं, टेम्पररी जज का अपॉइंटमेंट होता है। क्यों किया जाता है, जब हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज देखी जाती है और वैकेंसी होने से क्या होता है, केस का पेंडेंसी बढ़ जाता है। ओके, और केस का पेंडेंसी बढ़ने से आपका वर्डिक्ट में डिले होता है और डिले होने से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इरोड होता है। तो ये क्या है, सॉरी, ये एक ग्रेव कंसर्न है। ओके, तो इस कंसर्न को ठीक करने के लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया है कि जो भी पास्ट रूलिंग था उसमें कहा गया था कि आपके जब 20% वैकेंसीज होंगी, ओके, विथ मोर देन 20% वैकेंसीज, तभी क्या किया जा सकता है, एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि एड हॉक जजेस टेम्परेरी होते हैं और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस रूल को अभी क्या किया गया है, हटा दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ऑन 30 जनवरी 2025 ये ऑर्डर आया था बाय सुप्रीम कोर्ट कि अभी ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया था पास्ट में, ओके, लोक प्रहरी केस में, तो उसको हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो कहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 62 लाख केसेस पेंडिंग है और इसमें आपके लगभग 18 लाख क्रिमिनल केसेस है। ओके, तो एक क्रिमिनल केसेस अगर पेंडिंग रहेंगे तो जो अंडर ट्रायल्स है, ओके, उसका भी संख्या बढ़ रहा है, लोगों को बेल नहीं मिल रही है। ओके, लोग क्रिमिनल है या नहीं है वो भी पता नहीं है, अभी तक ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनका कन्विक्शन होना बाकी है। तो बाद में अगर पता चलता है कि वो जो इंसान को जेल में एक्यूज्ड हिसाब से रखा गया है, ओके, और वो बाद में आपका कन्विक्ट होता ही नहीं है, पता चलता है कि उसने कुछ मर्डर किया ही नहीं था, चोरी किया ही नहीं था, तो उस बेचारे का तो आपका जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो तो वायलेट हो गया ना। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये सभी चेंजेस लाए गए हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो इसमें बाकी जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, ओके, ज़रूरी केस हाइलाइट्स सभी मेंशन कर दिए गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी आप क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेके एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है हमारे देश में। ओके, ये तो सिर्फ आपके यहाँ पे 62 लाख केसेस के बारे में मेंशन किया है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग है। लगभग 70% जो जेल में इनमेट बंद है उसमें अंडर ट्रायल है सब 70%। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है ह्यूमन राइट्स को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें मेंशन की है, आप समझ पाएंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिगार्डिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में बात करता है। स्पेशली जो अदानी साहब श्रीलंका में प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, आपका एनर्जी प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसको लेके एक विवाद छिड़ गया है। जो भी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा उसमें क्या है, लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर आपका जो वहाँ का फ्लोरा फोना है उसमें या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिसरप्शन आएगा। तो उसी को लेके क्या है, अभी ये प्रोजेक्ट में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, डिले हो रही है। और इवन श्रीलंका के जो कोर्ट है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग केस भी दर्ज किया गया है। तो ये सभी चीज़ें, अभी ये जो मुद्दा है इसी के साथ हमने क्या किया है, जो भी पास्ट हमारे हिस्ट्री रही है श्रीलंका के साथ, ओके, जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं अच्छे बुरे, सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। एज वेल एज चाइना एंगल भी इसमें हमने मेंशन कर दिया है। ओके, तो ये पुराने जो भी अकॉर्ड है 1987 का इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, ये सभी मेंशन किया है ताकि आपको क्या करे, एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट क्रिपलिंग एड वर्क। ओके, तो अभी जो भी एड दिया जा रहा था यूएस के द्वारा, तो पास्ट में अगर आप देखें तो मार्शल प्लान आया था 1947 में। ओके, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड रिकंस्ट्रक्शन स्पेशली यूरोप में। ओके, उसके बाद आपका यूएस एड फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। तो कैसे एड के ज़रिए एक देश क्या करता है, अपना डिप्लोमेसी को फर्दर इन्हांस करता है, डेवलप करता है। ओके, लोगों के साथ, जो देश के साथ अपना बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ाता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पास्ट का जो यूएस का हिस्टोरिकल आपका डिप्लोमेसी देखा जाता है, जिसमें फॉरेन एड के ज़रिए डिप्लोमेसी किया जाता है। तो अभी ट्रम्प साहब के समय क्या किया जा रहा है, आपका एक आइसोलेशन देखा जा रहा है कि एड देने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पेरिस क्लाइमेट डील है, इन सब से विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हमें पता ही है जो ट्रम्प साहब है वो बहुत ट्रांजैक्शनल है। ओके, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देते हैं। तो इसमें अभी क्या कर रहे हैं, वो एड को ही बंद कर रहे हैं। ओके, कि आपका हर चीज़ में अमेरिका फर्स्ट ही देख रहे हैं। और जो भी आपके वो ये समझते हैं कि जो भी एड है ये फिजूल खर्चे हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या है, अभी देश वर्ल्ड का जो भी डिफरेंट नेशन का वेलफेयर प्रोग्राम होता है उसमें क्या असर पड़ सकता है। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो यूएस एड का हमने शायद लास्ट वीक में ही एक आर्टिकल देखा था। ओके, तो उसी का ये क्या है, फर्दर वैल्यू एडिशन है। तो ये ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी के साथ ये आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें क्या है कंसोलिडेट होती जाएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल जो है ये भी रिगार्डिंग आपका गाज़ा का जो भी प्रॉब्लम है तो उसी रिगार्डिंग बात करता है। ओके, इजराइल और पैलेस्टीनियन जो इशू है, और इसमें क्या किया गया है, दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि जैसे अभी आपका इजराइल और पैलेस्टीनियन इशू जो है, वैसे ही आपका कश्मीर डिस्प्यूट भी है इंडिया पाकिस्तान के बाद। उसके बाद क्रीमिया कन्फ्लिक्ट भी है रशिया यूक्रेन के साथ। तो ये सभी चीज़ें क्या की है, समेट दी गई है। तो इससे क्या है, आप एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, जबकि हमने आपको बोला ही कि अभी आज ही 2 आर्टिकल दिखाए हैं 10 मिनट पहले। ओके, तो इसमें अभी क्या है, ये जो आर्टिकल है इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बिल्ड हो रहा है। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल भी एग्जाम के लिहाज से ज़रूरी हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है द सागा ऑफ रेगुलेटिंग इंडियाज थर्मल पावर इमिशन। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट है हमारे, वो सब कोयले से संचालित होते हैं। तो कोयले से जो भी चीज़ें संचालित होते हैं उसमें क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, तो एक पोल्यूशन रिलेटेड मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है, एज वेल एज ये कैसे जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे और इन्हांस कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, क्योंकि हमारा जो पावर जनरेशन है उसमें लगभग मोर देन 50% वो
आपके कोयले जला के ही बनाए जाते हैं, तो उससे क्या है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो कैसे चैलेंज है, या फिर हम अगर कोयला जलाना छोड़ दें, ओके, थर्मल पावर प्लांट्स को रिप्लेस कर दे विथ आपका सोलर पैनल, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल बिठाने के लिए क्या है, आपका बहुत सारा जगह चाहिए, ओके, उसमें लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ जाता है, ओके, और उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हमारे देश में जो भी सोलर पैनल्स है वो नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है, फिर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो बहुत सारे आपके क्या है इसमें रिपल इफेक्ट्स देखे जाते हैं, ओके, तो उसी चीज़ों को हमें समझना है इसमें, ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपके रीगन एयर क्रैश, ओके, तो रिगार्डिंग रीगन एयर क्रैश, तो इसमें एयर क्रैश, अभी रीगन एयर क्रैश हमें इसमें ज़रूरी नहीं है, जो भी एयर क्रैश देखे गए हैं, ओके, अभी रिसेंट में बहुत सारे एयर क्रैश देखे गए हैं, तो उन एयर क्रैश रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके, कि इंटरनेशनल लेवल में क्या रेगुलेशंस है, तो क्या सेफ्टी नॉर्म्स है, ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। फिर इंडिया में क्या नॉर्म्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये क्या है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, ओके, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फिर आपका 2024 साउथ कोरिया लैंडिंग क्रैश, ओके, पास्ट के जो भी क्रैशेस है, तो ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, तो ये ज़रूरी हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है शुड इंडिया बिल्ड अ सोवरेन फाउंडेशनल एआई मॉडल, तो अभी इंडिया का जो एआई मॉडल का डेवलपमेंट है, तो वो कैसे हमें डेवलप करना है, ओके, हमें कैसे, जो भी चाइना अभी आगे बढ़ रहा है एआई में, यूएसए बहुत आगे है, तो ये जो भी देश है ये क्या कर सकते हैं, जैसे यूएस अभी आपका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा के रखा है कि एआई रिलेटेड चीज़ें हमारे देश में ट्रांसफ़र नहीं होनी है, तो इसमें क्या है, अभी हमें अपना एआई डेवलप करना है, क्योंकि विदाउट एआई जो फ्यूचर आपका हमारा डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है उसमें हमें दिक्कत होगी, ओके, तो इसीलिए क्या है, हम अगर बाई 2047 विकसित भारत बनना चाहते हैं, ओके, और एक पावरफुल नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें क्या है, एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी करनी होंगी। तो इसी के साथ आपका जो भी डेवलपमेंट का मतलब कैसा डेवलपमेंट पाथ रहेगा हमारा, ओके, तो अभी हम सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही पावरफुल है, ओके, लेकिन हम हार्डवेयर में बहुत पीछे हैं, तो इसीलिए क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो आपके क्रिटिकल मिनरल के बारे में, फिर आपका जो भी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है ये लगा रही है, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाया है, फिर आसाम में लगाया है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, एआई का जो डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए ही किया जा रहा है, तो स्पेशली हमें सॉफ्टवेयर को छोड़ के हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम एआई का जो हार्डवेयर है उसको पहले हमें डेवलप करना होगा, तब हम सॉफ्टवेयर से एआई को ट्रेन कर पाएंगे, ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है, ओके, इंडिया को क्या करना होगा, क्या चैलेंजेस है, क्या अवॉइड करना होगा, सभी चीज़ें देखिए आप पॉइंट में हमने बता दिया है, आप एग्ज़ाम में सीधा सीधा ये लाइन उठा के लिख सकते हैं मेंस में, ठीक है ना, तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा इन सभी चीज़ों को, उसके बाद ही आप लगभग सभी चीज़ों में अपना अच्छा ग्रिप बना पाएंगे, ओके, तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अलविदा।